हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्लस टू क्लास का हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप के अंदर। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, बायट-सावर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे रिलेटेड ही हमने क्या निकालना है आज, एक्सिस ऑफ कॉइल पे निकालना है। ठीक है, सर्कुलर लूप पे निकालना है हमने क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमारा। जैसे मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं, एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है ये इस टाइप से। ये एक नॉर्मली आपको पेज के ऊपर लूप दिखाया हुआ है, लेकिन असल में आपने एक 3D के अंदर इस लूप को मानना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप 3D में कोई लूप ले लीजिए, कोई बैंगल ले लीजिए, कोई भी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मान सकते हैं ये क्या है, 3D के अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये कोई बैंगल हमने मान ली, ठीक है, 3D में, तो यहाँ से इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेंटर से हमने कोई एक्सिस ड्रॉ की और इस पॉइंट P पे हमने मान लीजिए कि हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने देखना है इस P, ये कोई पॉइंट है हमारा P, ये हमारा सेंटर है O। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे करंट मूव कर रहा है। अब मान लीजिए ये करंट I मूव कर रहा है। ठीक है, इस सर्कुलर के अंदर, सर्कल के अंदर करंट I मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, रेडियस है किसी सर्कल की ए रेडियस मान ली। ये हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास डिस्टेंस मान लिया हमने, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से हमने माना था कि यहाँ पे हमारा करंट जो है मूव कर रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्मॉल है, हम पूरे सर्कल के लिए निकालेंगे तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम पहले स्मॉल एरिया के लिए मान लेते हैं। ये हमने मान लिया हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है, जैसे कि हमने बायट-सावर्ट्स लॉ में इस तरह से हम इतना सा डिस्टेंस मान के स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकालते थे। ये ऐसे ही हमने एक सर्कल के अंदर भी स्मॉल डिस्टेंस मान लेना है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने स्मॉल डिस्टेंस मान लिया DL, तो हमारे पास करंट एलिमेंट क्या बन गया, IDL यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट P तक IDL से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने कोई लाइन ड्रॉ की तो इसका रेडियस हमने मान लिया कि ये R रेडियस है इसका। ठीक है, इसका डिस्टेंस सॉरी मान लिया हमने कि R जो है हमारे पास डिस्टेंस पे क्या है, P हमारे पास एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, IDL के, और साथ के साथ किसके परपेंडिकुलर भी होता है, वो R के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड IDL के परपेंडिकुलर भी है, हमारा करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर भी है, और हमारे R के परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है IDL के। IDL के कैसे, अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर नहीं देखना हमने A के साथ, हमने देखना है IDL के साथ। जब मैंने जैसे बोला कि हमने कोई बैंगल माननी है 3D के अंदर, तो अगर ये 3D के अंदर हम बैंगल मानेंगे तो कोई भी अगर वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या है, परपेंडिकुलर ही रहेगी ना। अगर वो लाइन इस साइड आ रही है तो भी परपेंडिकुलर, इस साइड जा रही है तो भी परपेंडिकुलर, ऊपर जा रही है तो भी परपेंडिकुलर, अंदर आ रही है तो भी परपेंडिकुलर। तो वो बैंगल से जो जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ऐसे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल के साथ परपेंडिकुलर जो है रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या बोली है कि R जो है वो भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो R परपेंडिकुलर हम कैसे लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, अगर मान लीजिए हमने ये हमारा क्या था, IDL परपेंडिकुलर था। ठीक है, अगर मान लीजिए अब हमने R को परपेंडिकुलर शो करना है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा R है, ये हमारा R है, हमने परपेंडिकुलर डालना है इसे मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम इस तरह से अगर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे
हम इसे दो कंपोनेंट, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, ये हमारा क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, ठीक है। अब इस dB को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसे टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करके इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम इसे टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो एक तो हमारे पास हो जाएगा ये और दूसरा आ जाएगा ये, है ना। एक हमारे पास साइन कंपोनेंट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, कोस का कंपोनेंट होता है। तो ये अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल फाई है, ये एंगल हमारे पास फाई है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये भी एंगल फाई ही आने वाला है ना। अगर हमने बोला कि हमारे पास ये एंगल जो है फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा। अगर ये फाई है तो इसके अकॉर्डिंग ये फाई कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना वो फाई बना। और इस तरह से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी फाई बना, है ना। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एंगल परपेंडिकुलर है तो फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट बने, एंगल के साथ हमारा क्या बनता है, कोस का कंपोनेंट बनता है, और दूसरी साइड हमारा क्या बनता है, साइन का कंपोनेंट। तो हम मान लेंगे ये हमारे पास dB कोस हो गया ये कंपोनेंट, और ये इस साइड हमारे पास कंपोनेंट हो गया dB साइन फाई, ठीक है। अब हमने क्या माना था कि हमने स्मॉल डिस्टेंस के स्मॉल करंट एलिमेंट माना था। अगर इसी सेम वे में हम इस साइड भी अगर स्मॉल एलिमेंट मान लें तो सेम प्रोसीजर यही रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम आइडियल मान ले, एक और स्मॉल कंपोनेंट मान ले, तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा ना। यहाँ से r डिस्टेंस ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही इधर भी हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये कोस का कंपोनेंट है तो इधर भी हमारे पास dB कोस का कंपोनेंट बन जाएगा, और इस साइड हमारे पास dB साइन का कंपोनेंट बन जाएगा, है ना। तो dB कोस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल के आएगा वो dB साइन फाई की वजह से आएगा, ठीक है। ये है आपका जो है डायग्राम के रिलेटेड। तो अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया तो आप आगे भी कर लेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं, अब हमने पीछे पढ़ा क्या था, हमने बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था वो क्या आया था। बायो-सावर्ट लॉ ने हमें जो रिलेशन दिया था वो क्या दिया था, dB इक्वल टू, एक बार इसे इरेज कर ले थोड़ा, हाँ जी, क्या आया था, dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्या आया था आगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, यही आया था ना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो साइन थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री है। अभी हमने बात की थी कैसे कि आई डी एल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, है ना। जब हमने किसी भी एंगल के साथ हम जो है कोई भी ऐसे इस तरह से रेडियस ड्रॉ करके देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल शो होएगा। वैसे ही हमने 3D के अंदर एक लूप माना है, तो हमारे पास ये आई डी एल जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा एंगल, वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम साइन थीटा 90 मान लेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर निकल के आता था, ठीक है। अब क्या है, अब मान लेते हैं इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, तो सेकंड इक्वेशन क्या होएगी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आई डी एल, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की, और इधर भी हमने आई डी एल की बात की। ऐसे ही अगर हम पूरे लूप की निकालें तो हमारे पास बहुत सारे करंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सभी के लिए ही निकालना है, तभी तो एक सर्कुलर कोयल का हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। तो सभी का निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइन फाई के जो हैं कंपोनेंट बन जाएंगे, और जो कोस फाई वाले कंपोनेंट होंगे वो सारे आपस में कट आउट हो जाएंगे। जैसे कि इस साइड वाले से कट हो गया था, ऐसे ही जितने भी हमारे कोस के कंपोनेंट हो जाएंगे वो सारे कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या है, नेट रिजल्ट किसके बेस पे आने वाला है, साइन फाई के कंपोनेंट के बेस पे, ठीक है। तो हम दूसरा क्या कर लेंगे, हम dB साइन फाई का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। dB साइन फाई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो तभी तो हमारे पास नेट सर्कल का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। तो ये एक बार सारा इरेज कर लेते हैं,
हाँ जी, तो इरेज करने के बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी। एक आई थी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर बाय सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, जब हमने साइन थीटा को 90 डिग्री माना था उसके बाद। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, करंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास डीबी के बहुत सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, लेकिन डीबी कोस फाई के जो हैं कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइव एंगल की साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे कि हमें साइन की वैल्यू पता चल जाएगी और डीबी की हम वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल फाई यहाँ पे बन रहा था, है ना, तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि साइन जो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हमारे पास क्या पाइथागोरस नहीं, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब हम बोलते हैं कि साइन फाई या फिर साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है ना, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, रेडियस है जो हमने ए मानी थी, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो हमने फाई की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास ए अपॉन आर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ए अपॉन आर रख देंगे और डी बी की वैल्यू पुट आउट कर देंगे ये। ठीक है, तो म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वेयर और साइन फाई की जगह ए अपॉन आर, ये सारा का सारा हम आगे ले लेंगे और हमारे पास डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको सोल्व करनी है ये सारा का सारा, और उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी आप अपना खुद करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो मेन था वो यही था, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।